नमस्कार। आज हम लोग देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है उस पर छोटी सी चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए। जैसा कि सबको पता है 2024 लोकसभा इलेक्शन हो गया। मोदी जी तीसरे बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। नई बात यह है कि कांग्रेस के राहुल गांधी इस बार विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी उन्होंने स्वीकार किया है। अच्छी बात। कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें आई हैं। अब उनका ये हक है कि वो अपने किसी भी नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन बना सकते हैं। अब रिजल्ट को एनालिसिस करें तो ऐसा माहौल देखा जा रहा है कि बीजेपी के लोग जो कि 240 सीट 242 सीट लाए हैं फिर भी एक अपने हार की समीक्षा कर रहे हैं कि यूपी में इतनी सीटें कैसे हार गए, बंगाल में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, राजस्थान में हार गए, जबकि उड़ीसा में उन्होंने बहुत ही अब तक के इतिहास का सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है। तो एक वैसी विचारधारा है, मतलब बीजेपी के लोग थोड़ा सा हताश दिख रहे हैं और होना भी चाहिए जब आप एक बहुत ही ऊंचा लक्ष्य रखते हैं और उससे 100 सीटें कम आ जाए, उससे ज़्यादा कम आ जाए तो ठीक है। पर कांग्रेस पार्टी जो कि देश की ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ी पार्टी है, आज़ादी दिलवाने का दावा करने वाली पार्टी है, जिसके कि लंबे समय तक अब तक प्रधानमंत्री रहे हैं, लगातार तीसरे बार दहाई के आंकड़े में रह जाना एक पार्टी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। और जितनी समीक्षा बीजेपी कर रही है उतना ही समीक्षा का भाव कांग्रेस में भी दिखना चाहिए था। अब क्या है कि आपने लक्ष्य ही इतना छोटा बना के रखा है तो ठीक है, बहुमत होता है 272 पे, तुलना उससे होगी। बाकी बीजेपी ने प्रदर्शन खराब किया है बिल्कुल, अपने जो लक्ष्य था उससे। कोई भी यूपी में ऐसी प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर रहा था। ठीक है, अब लोकतंत्र की खूबसूरती यही तो है। आप सोच सकते हैं कि हम 400 सीटें लाएंगे, कुछ भी लाएंगे, पर अल्टीमेटली शक्ति जनता के हाथ में है। अब उन पर क्या माहौल कैसा बना वो एक अलग चीज है, पर लोकतंत्र कितना मजबूत होता हुआ दिखता है। जनता जो चाहेगी वो करेगी। आप देखिए मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें बीजेपी को दे दी और उड़ीसा ने इतिहास ही बना दिया बीजेपी को सीटें देकर। वहीं पे महाराष्ट्र जहाँ पे 3 पार्टियां जुड़ गई थी ओरिजिनल सिंबल के साथ बीजेपी के साथ, शिवसेना ओरिजिनल अपने तराजू सिंबल के साथ चले गए थे और साथ ही साथ घड़ी सिंबल के साथ एनसीपी चली गई थी, उसके बावजूद हार गए बुरी तरह बीजेपी और उसके कोalition दल वहाँ पे हारे। तो आप कुछ भी अपना मैथमेटिक्स लेके जा सकते हो ग्राउंड पे, पर ग्राउंड पे जनता इज द रियल बॉस। वो डिसाइड करेगी किसे जिताना है। तो ये मैसेज तो बढ़िया है, ठीक है। बाकी सरकार किसकी बनी क्या बनी वो दूसरी बात होती है। लोकतंत्र है, चुनाव 5 साल में आते जाएंगे और सरकारें आएंगी जाएंगी, जैसा कि अटल जी ने कहा था, वो डायलॉग सबको पता है। तो इसलिए अब ये आश्चर्य वाली बात है कि 240 सीट लाके भी कोई हार के हताशा में है, कोई 99 सीट लाके भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि उसने 543 में से 500 सीटें लाई हों। तो ये अपने आप में विचित्र है थोड़ा। तो अब अभी जैसे कि हम सब जानते हैं ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कल ही चुनाव हार गए। उनको भी टोटल 625 में लगभग 125 सीटें आई है, पर वो हार स्वीकार कर रहे हैं। तो बात यही है कि लोकतंत्र में जब चुनाव आ गया तो हर पार्टी शून्य पे है। कोई सीट या कोई संख्या किसी की बकौती नहीं है। अब जनता चाहेगी जिताएगी। अब इसी में अयोध्या की जनता अब क्यों गुस्सा है बीजेपी से, वो उन्हें सोचना चाहिए। पर उनको गुस्सा था, उन्होंने गुस्सा दिखाया, कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। तो ये लोकतंत्र का बेसिक नेचर ही है और हमारा लोकतंत्र मजबूत है
इस बात को ये रिजल्ट और साबित करता है। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बीजेपी को 300 सीटें खुद से आ जाता तो पूरा कांग्रेस और सब मिल करके सड़कों पे उतर जाते। उनकी पूरी प्लानिंग थी और कहते कि चुनाव में ईवीएम हैक हुआ है। और अब जब 99 सीट उनकी आ गई और बीजेपी 272 से कम आ गई है तो अब ईवीएम हैक नहीं है। जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम सही रहता है, और जहां भी बीजेपी जीत जाती है तो ये लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है। तो ऐसी विचारधारा समाज के कितना हित करने वाली है, ये एक जो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट सोचने वाला व्यक्ति है उसे सोचना चाहिए। आप अपने हित के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्हें गलत बताने की कोशिश करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, आप सेना पे भरोसा नहीं करते। ये मतलब कैसी राजनीति है? कौन कितनी सीटें जीत गया वो जनता के हाथ में था, वो हो गया। पर जो चीजें जो दिख रही हैं, जो विचारधारा, जो तौर तरीका दिख रहा है, उस पर बात होनी चाहिए और उसमें जो गलतियां हैं उसमें सुधार लानी चाहिए। बीजेपी में जो सोच विचार में गलतियां हैं उन्हें भी सुधार लानी चाहिए। मैं वो भी बता देता हूं। साफ सफाई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होने का वादा करते हैं और मोदी सरकार के 10 साल में कोई दाग नहीं लगा, ये मानना पड़ेगा। एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन मानना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने सरकारें बचाने चलाने के लिए दागी लोगों को अपने पार्टी में जगह दी, जैसे कि अजीत पवार पे भ्रष्टाचार के दाग हुआ करते थे। तो ये चीजें बीजेपी की गलत हैं और कहीं ना कहीं उसी का सजा मिला है। आपके भ्रष्टाचार से दूर रहने का और बिल्कुल ही साफ सफाई रहने का जो एक इमेज था वो खराब हुआ है बीजेपी का। मोदी जी का वो इमेज खराब हुआ है क्योंकि आप भ्रष्टाचारियों को खुद जिस पे आरोप लगाते हैं उसको अपने पार्टी में या कोalition में शामिल करते हैं। तो ये गलती रही उनकी और इसकी सजा उनको मिली। जो 300 सीट टारगेट कर रहे थे, पिछली बार 303 सीटें आई थी, इस बार 370 सीटें टारगेट बीजेपी कर रही थी। जो 240 पे आ गए, सरकार बच गई, गनीमत है। तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां हैं और भी रही होंगी और उस पर वो काम करेंगे। काम इसलिए नहीं करना है कि मतलब बीजेपी बढ़िया हो जाए, काम इसलिए करना है कि अब सरकार उनके हाथ में है तो देखो क्या गड़बड़ कर रहे हो, ठीक करो ताकि देश का फायदा हो। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी जो गलत काम किए जा रहे हैं, जो गलत विचारधारा है, उसकी भी विरोध होनी चाहिए। आप ऐसे कैसे, मतलब सब बात है कि एक राजनीति है, पार्टी की पॉलिटिक्स है और एक अपना देश है। हम देश पे अटैक नहीं करेंगे ना अपने किसी भी राजनीतिक हित के लिए। ये तो कोई कॉमन है, कोई भी आदमी जानता है ना भाई, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है बताओ। अब जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो कहते हो सेना की बात पे भरोसा नहीं करते हो, तो सेना को तो तुम अलग रख सकते हो ना, मतलब हदाल है। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पे क्यों डाउट करते हो भाई? अब डाउट तो कुछ भी कर ले, कह दें कि जज बिक गया, सब चीज बिक गया। अब हम हार रहे हैं तो जितनी चीजें सबको बिका हुआ बोल दें, यह कौन सा तरीका है? और वही जब आप जीत गए तो वो सब अच्छे हो गए, आपके वो आरोप सब कैंसिल हो गए। तो ये अपने आप में दोहरी रवैया है और इसका विरोध होना चाहिए। देश को, समाज को, उसके बीच में, वर्गों के बीच में मतभेद और जहर घोलने की जो कोशिश हो रही है उससे बचना चाहिए। ये गलत है। ये कैसी राजनीति है? और क्या है कि सीटें बढ़ने से और विश्वास से भर गए हैं और वो समाज को तोड़ने वाली राजनीति और तेजी से कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में कहते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं कि ये हिंसा फैलाता है। अब आप देखो, बात तो आपने जो बोलनी थी बोल दी, अब बाद में आप कहोगे ऐसा नहीं वैसा नहीं। आपको जरूरत क्या है ये सब बोलने की? संसद में खड़ा होकर देश की बात करो, देश के मुद्दों की बात करो। ये धर्म अच्छा की धर्मों के बीच में तुलना करना, ये सब क्यों करते हो भाई? अरे राजनीति धर्म पे कहते हो कि बीजेपी करती है, तुम नहीं कर रहे थे क्या? 4-4 फोटो ले आए, उसके बाद फिर अरे बात विकास की करो ना। पूछो ना कि बुलेट ट्रेन अब तक चालू क्यों नहीं हुआ, बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं, नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, इस पे बात करो। ये सब बातें क्यों करते हो भाई धर्म की? और उसके बाद कहते हो कि हम
तुम अलग हो, कैसे अलग हो? तो ये चीज़ें गलत है। आप किसी की हिंदू धर्म की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाते हो? अभी कह दिया उन्होंने कि अयोध्या में हमने राम जन्मभूमि मूवमेंट को हराया। अरे राम जन्मभूमि मूवमेंट बीजेपी से जुड़ा हुआ थोड़े है। भगवान राम या अयोध्या का जो मंदिर है पूरे हिंदू से जुड़ा हुआ है, भारत ही नहीं पूरे दुनिया के हिंदू से जुड़ा हुआ है। और हिंदू क्या कोई बीजेपी का बकौती है क्या? अयोध्या की जनता देखो ना, मतलब तुम ही देखो ना, कहते हो कि हिंदू की राजनीति ये वो। अरे मंदिर बनाया फिर भी लोगों ने हरा दिया ना उसे, क्यों? क्योंकि दोनों अलग है भाई। मंदिर बनाना अलग है और राजनीति अलग है, ठीक है? उसके नाम पे वोट मांगने पे नहीं मिला ना भाई। तो साबित कर दिया अयोध्या की जनता ने कि विकास पे वोट देते हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो वोट नहीं देंगे। और मंदिर राजनीति से क्या मतलब है? 500 साल से उसके लिए लड़ाई चल रही है। हमारे सनातन के जितने लोग हैं, अंग्रेजों के समय से चल रहा है। कितने लोग की कुर्बानी हो गई। इतने बड़े इवेंट को तुम छोटा सा में तोलते हो कि बीजेपी कर रही है, अपने फायदे के लिए कर रही है। राम मंदिर बन रहा था, पूरे सनातन धर्म के लोगों के लिए गर्व का विषय था। निमंत्रण मिला तो गए नहीं, और अंड संड बोलते रहते हैं कि वहां कोई गरीब नहीं था। अरे भाई, गरीब नहीं था का क्या मतलब है? मतलब वहां जो जनता थी उसमें कोई गरीब नहीं थी क्या? ऐसा कोई मतलब होता है क्या? कुछ भी बोलो। एक मंदिर बना तो उसमें क्या बुरा बोलें, उसको कैसे नीचा दिखाएं? अरे मंदिर बना, तुम भी खुशी में शामिल हो ना। हमारे हिंदुओं के खुशी में तुम क्यों नहीं शामिल होते हो भाई? आ जाते मंदिर में। वो बीजेपी का इवेंट था क्या? वहां कोई कमल का लगा हुआ था क्या सिंबल? तो ये चीजें कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल गलत हैं। और सीटें जीतने के बाद के कारण उनकी गलतियां माफ नहीं हो जाती है। अरे जनता है, आज गुस्सा हो गई बीजेपी पे। तुम अपना पागलपन या जो भी ऐसा व्यवहार करोगे तो जनता आप पे भी गुस्सा हो जाएगी। हो सकता है उनका जो नारा 2024 में था 29 में हो जाए, 400 पार 29 में हो जाए, या अगली बार उनका 100 से भी नीचे आ जाए। ये तो आपके काम और जनता के निर्णय पे निर्भर करता है ना भाई। तो आप अपने मुद्दे वैसे तो मत रखो जो सनातन धर्म के खिलाफ हो या देश के खिलाफ हो। उससे अलग हटके जो राजनीति करनी है करो। समाज को तोड़ने की राजनीति कर रहे हो, जाति जनगणना होनी चाहिए, फिर रिसोर्सेस बंटना चाहिए, फिर इनहेरिटेंस टैक्स होना, ये सब क्या करते हो भाई? अरे तुम देखो ना कि फैक्ट्री लगनी चाहिए, रोजगार लगनी चाहिए, रोजगार उत्पन्न होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, प्राइवेट में भी रोजगार कैसे उत्पन्न होना चाहिए। हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, चाइना से जो ला रहे हैं वो घर में कैसे बनाना चाहिए, इन सब की राजनीति करो ना भाई। तो फिर आ जाते हो कि तुम अब आरक्षण, मुझे तो लगता है कि आरक्षण पे कितनी राजनीति होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 साल के लिए लाया था इसे। अभी वो भी होते तो इस राजनीति को देख के वो भी बहुत दुखी हुए होते। उनका ये नहीं था कि किसी, अगर मान लो कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव किया जाए, उनको बिल्कुल अपने सामान्य धारा से अलग करने की कोशिश की जाए, ऐसा उनका मंशा नहीं था। वो तो थे कि जो बहुत नीचे हैं उसको ऊपर लाओ। आज क्या हो रहा है? अमीर लोग भी आरक्षण ले रहे हैं जाति के नाम पे। तो इस पे पुनः विचार होने की जरूरत है, और आप फिर उसको 70-80 करने की कोशिश कर रहे हो। अरे समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने की जरूरत है ना, उसके लिए उनको समर्थन होना चाहिए। और हमेशा उनको आरक्षण की बैसाखी देंगे तो कैसे होगा? 70 साल से ज़्यादा हो गए भाई, बात 5-10 साल की नहीं है। क्या 500 सालों तक ऐसा ही करते रहोगे क्या? अब क्या है कि फ़ायदा मिल रहा है तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। पर चलिए, ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको और कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करते हैं कि काउंटिंग करेंगे फिर। अब आरक्षण तुम बढ़ाओगे तो मेरिट के बारे में क्यों नहीं सोचते हो भाई? ऐसा तो है नहीं कि प्रतिनिधित्व मिल नहीं रहा है, चाहे क्लर्क की जॉब हो चाहे IAS की जॉब हो, प्रतिनिधित्व तो मिल ही रहा है ना। अब बाकी उनको उस काबिल बनाए ना कि वो लड़ सकें। आप पढ़ाओ लिखाओ, मतलब ये क्या आप बैसाखी दे दो? बात है कि आप जिसको अलग कर रहे हो उसके बारे में कौन सोचेगा? ये भी तो सोचना पड़ेगा। आप जिसको अलग कर देते हो कि नहीं तुम्हें तो ज़्यादा नंबर होने के बावजूद नहीं रखेंगे, उसकी भावनाओं को भी ख्याल करोगे कि नहीं करोगे? तो ऐसे तो देश नहीं चलेगा। आप अगर टोकरी में फूल है तो सबके बारे में सोचोगे, पूरा हिंदू समाज के बारे में सोचना होगा, पूरा भारत के हर लोग के बारे में सोचना होगा। पर आप वोट बैंक की राजनीति के लिए इसकी तारीफ करो, उसको ये गलत है। आप विकास की बात करो ना, विकास की बात करो। ऐसा क्यों करते हो? ये सब गलत चीज़ें हैं। तो इन्हीं सब से दुखी मन हो जाता है कि
राजनीति के मुद्दे अब जैसे कोई विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, 543 सांसद चुने गए तो सभी भारत के हित की बात करें, ऐसा हम लोग एक युवा के रूप में ऐसा ही आशा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वालों से ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कांग्रेस वालों से भी आशा कर रहे हैं कि आप भी अब माननीय सांसद हैं तो आप भी देश के हित में ही बात कीजिए और कोई भी बात देश के विरोध में मत कीजिए। आप कोई आम जनता नहीं है कि कुछ भी बोल दीजिएगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं, उनकी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, लेकिन बातें अच्छी अच्छी करो ना। अब बताइए, प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बोल रहे थे तो राहुल गांधी ने इशारे किए कि जाके हल्ला करो। ये क्या बात हुई? मतलब ये किस प्रकार की राजनीति की का तरीका है? लोकसभा है, वहां पे लाइव पूरा देश देख रहा है। जब राहुल गांधी 1 घंटा 42 मिनट बोलते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है, कोई नारे नहीं लगाने लग रहा था। पूरा 2 घंटे का उनका भाषण एनडीए और बीजेपी के लोगों ने सुना, डिस्टर्ब नहीं किया। पर जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे प्रधानमंत्री, तो उनकी भी बात सुनते आप ऐसे क्या डर जाते हो कि क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे? अरे उनकी बात भी सुन लो, तुमने अपनी बात करी, उनकी भी बात करने दो। संसद में डिबेट ऐसे ही तो होता है कि वो बोलने लगे तो इसने 50-60 आदमी भेज दिए कि जाके हल्ला करो। ऐसे चलता है क्या? मतलब ऐसे संसद चलता है क्या? और ये किस प्रकार की विचारधारा है? मैं उसको शॉर्ट में दिखाना चाहूँगा। मतलब मैं काफ़ी इस बात से निराश हूँ कि संसद में डिबेट करने की जगह है प्रश्न पूछिए। आपके प्रश्न के उत्तर अगर नहीं दिए जाएंगे तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है? देखेंगे कि आपने प्रश्न पूछा, सरकार के पास जवाब नहीं, या जवाब है तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। वो हम पे छोड़ो ना फैसला, तुम तो अपनी बात कहो और सामने से जो जवाब मिलता है उसको सुनो। ये क्या करने लग जाते हो कि नारे, 50 आदमी खड़े होकर नारे लगाने लग गए? इसके लिए आपको चुन के भेजा है क्या? 140 करोड़ की जनता में मात्र 543 सांसद चुन के गए हो। आराम से बैठ के चर्चा कीजिए, कड़े से कड़े सवाल पूछिए। पर ये हल्ला गुल्ला क्यों करते हैं? ये समझ में नहीं आता कि मतलब इतना भी काबिल नहीं है क्या? आप अपनी बात बाहर आके बोलिए, आपकी कौन सी बात नहीं सुनी गई, क्या हुआ, आप बताइए ना जनता को। चुनाव होता है तो रैलियां होती हैं, टीवी में आ सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं, ट्विटर पे डालो, फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, बताओ। पर जिस समय संसद चल रहा है उसको डिस्टर्ब क्यों करते हो भाई? हमको तो समझ नहीं आता है। अब आप सांसद बन के गए हो, थोड़ा आप मर्यादा रखो भाई। आप देखो राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे तो कोई इस प्रकार का उनके प्रति उनको डिस्टर्ब नहीं किया था। सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। बोल रहे हैं, सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम ठीक है। सेना का ब्रेन आपने देखा इस प्रकार से 1 घंटा 42 मिनट तक राहुल गांधी जी ने बोला है और इन्होंने क्या बोला देश ने भी सुना, बीजेपी के लोगों ने भी सुना। ऐसा नहीं कि लोग नारे लगाने लगे कि उनकी आवाज़ सुनना ही मुश्किल हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। अच्छी बात है, विपक्ष के नेता हैं, क्या बोल रहे हैं सुनना चाहिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी बोलने लगे तो वो अभी लगभग 300 सांसदों का सपोर्ट लेके बैठे हैं और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो तुम मतलब सुनो ना भाई, क्या बोल रहे हैं। आपको सुनना चाहिए ना, हमें भी तो सुनने की इच्छा है कि आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर वो क्या जवाब दे रहे हैं। तो आप नारे लगाने लगते हैं। मतलब नारे क्यों लगाते हो भाई? देखिए, अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। ये देखो, संसद के आप देख रहे होंगे कि सभी नियमों का पालन करते हुए किए। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक, इसमें कितना सुनने में आ रहा है वो तो ठीक है, पर अगर आप देखोगे तो मोदी जी के पूरे भाषण, 2 घंटे के भाषण के दौरान 50 से 60 लोग उनके सामने आकर के नारे लगाते रहे। एक को तो मोदी जी ने पानी भी दिया कि भाई थक गए हो तो पानी पी लो। तो ये गलत है ना। आप इस प्रकार से डिस्टर्ब मत करो ना। मतलब डिबेट होने दीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। अगर कुछ गलत बोला जाता है वो भी देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था कि समाज को तोड़ने की राजनीति नहीं होनी चाहिए।
और इस तरह से समाज में विष घोलने का काम नहीं करना चाहिए। पूरा सनातन धर्म भारत का एक अभिन्न अंग है, और क्योंकि सनातन धर्म मेजोरिटी में है इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वरना होता भी नहीं। तो पूरे समाज का सम्मान करो, इसको तोड़ने का काम मत करो। ऐसा ऐसा हम पूरे भारत की ओर से निवेदन करना चाहेंगे, विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को और सभी को निवेदन करना चाहेंगे कि आप देश को जोड़ने का काम करो। इस प्रकार से संस्थाओं पे आरोप मत लगाओ। खुद जीत जाओ तो ईवीएम ठीक, हार जाओ तो ईवीएम खराब, ऐसा मत करो, ये गलत है। आपकी पूरी तैयारी थी कांग्रेस पार्टी की, अगर बीजेपी खुद से 300 लाती तो ये सड़कों पे उतर के हल्ला करते कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। और विदेशों के लोग इसको लेकर के भारत का नाम खराब होता है भाई। तो ये आगे भी चुनाव होगा, हारेंगे तो ये ईवीएम को बोलेंगे। तो ये कैसी मतलब विचारधारा है? जनता तो अपना निर्णय लेगी। और चुनाव में आपने गलत वादे भी किए, 8500 रुपये देंगे इसके गारंटी कार्ड आपने बांट दिए, और महिलाओं और जो भी मतलब भोली भाली जनता को समझ नहीं आया कि ये क्या है। उनको लगा मिलने ही लग जाएंगे, वोट दे दिया और मिलना चालू। उन्हें ये नहीं बताया कि जीतेंगे तब देंगे। तो इस तरह से गलत वादे नहीं करने चाहिए। एक तो 8500 पर मंथ देना एक बहुत ही इकोनॉमिकली मतलब ब्लंडर है स्कीम। कैसे दे दोगे भाई? इतना पैसा दे दोगे तो फिर विकास कार्यों के लिए बचेगा नहीं ना। तो वो चीज़ है। पर अगर दे सकते थे तो उसमें बताना था ना कि अगर जीतेंगे तब देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। लाइन लगा दिए बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ, हर जगह महिलाओं ने आकर के 8500 लाओ मेरे। तो तुमने गलत बोला तब तो वो लाइन लगाई थी। क्या बात करते हो? तो ऐसे झूठ बोल के वोट लेना चाहते हो क्या? और गलत अफवाह क्यों फैलाना है कि मोदी आ जाएंगे तो चुनाव नहीं होगा, मोदी आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा? ये गलत है ना। इसका कोई प्रूफ है क्या? अगर कोई कानून बढ़िया रहता तो ऐसे लोगों को तो जेल में डाल दिया जाता। कि आप गलत अफवाह क्यों फैला रहे हो भाई? अब आप क्या भोली भाली जनता को कंफ्यूज कर दिए कि मोदी आ जाएगा तो आरक्षण छीन लेगा। मुझे तो लगता है आरक्षण का सबसे बड़ा सपोर्टर नरेंद्र मोदी ही है, वो कहाँ से छीनेंगे? तो ये झूठ फैलाना को क्या ज़रूरत है? ऐसा अपना क्या काम कर सकते हो उसको लेकर जनता के बीच जाओ। उनको मतलब कि फ्रॉड जैसा हो गया ना कि आप झूठ बोल दे रहे हो कि वो आएगा तो तुम्हें खा जाएगा, आरक्षण खा जाएगा। खाने का उसकी कोई प्लान है क्या? जब है ही नहीं तो फिर SC/ST एक्ट में तो नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट दिया था। तो इनका तो स्टैंड क्या रहा है। लेकिन अब बीजेपी फेल हुई, मुझे बीजेपी के लिए कोई दुख नहीं है। चुनाव हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हैं, जिनको जीतना था जीत गए, कोई बात नहीं, उससे क्या है। पर आप जो मुद्दा रखो देश हित का रखो, ताकि कोई भी सरकार में आए देश के पक्ष में काम करे। क्या फर्क पड़ता है कि किसकी सरकार है? काम अगर देश के हित में हो रहा है तो किसकी भी सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप विकास करो और उसी विकास का एजेंडा लेके चलना चाहिए। आप भारत को आर्थिक रूप से खत्म करने वाला प्लान लेकर के आए हो, 8500 पर मंथ दोगे, कैसे करोगे यार? जनसंख्या देखो तो वही चीज़ है। मतलब उसका कोई सॉलिड प्लान नहीं है, बैकअप नहीं है, कुछ भी बोल दो ताकि वोट आ जाए। वोट आने के बाद क्या करोगे आप? अब इतना मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोलना है, लेकिन देश के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ बोलेंगे। कर्नाटक में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए भाई? चुनाव खत्म होते बढ़ा दिए। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अभी देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज़्यादा कांग्रेस वाले ही राज्यों में है, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं। तो बात है कि बोलना कुछ भी, अफवाह कुछ भी फैला दो, लेकिन जब करने की बारी है तो तुम भी वही सब गलत सलत काम करो। बीजेपी रहती तो उसे अच्छा करती, ऐसा ही लोग कहने लगते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। देश हित का 2 प्लान रहना चाहिए, बीजेपी का फिर कांग्रेस का। उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि जो जीते देश आगे ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ भी बोल दो, ये गलत है। और ये दिखता है जब आप राम मंदिर के बुलाहट उद्घाटन में नहीं जाते हो तो दिखता है कि आपकी सोच खराब है भाई, बिल्कुल खराब है। आप बीजेपी और भगवान राम को बराबर क्यों मानते हो? हम नहीं मानते, हम भगवान राम की पूजा करते हैं। अब बीजेपी को तो हम प्रतिदिन 5 तारीफ अगर करते हैं तो 10 बुराई भी करते हैं। तो आप गलत माइंडसेट के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी चल रही है कि भगवान राम यानी बीजेपी। अरे नहीं भैया, भगवान राम पूरे भारत के पिता हैं, ठीक है?
वो अलग चीज़ है। और बीजेपी अभी है, बहुत होगी तो 20 साल 30 साल। आपने तो कहा ही है कि 1/3 सरकार है, यानी 2/3 और बाकी है, मोदी जी कह रहे थे। तो जितना भी चलेगी 20 साल चलेगी, 30 साल चलेगी, पर भगवान राम अभी से 10,000 साल बाद, 50,000 साल बाद भी इसी प्रकार पूजे जाएंगे, उनका महत्व रहेगा। तो फिर आप क्या करते हो? दो अलग अलग चीज़ों को बराबर, मतलब भगवान राम को बीजेपी समझ लेते हो। भगवान राम के आमंत्रण में आना था तो होता कि आप सोच विचार आपकी सही है, नहीं आए मतलब आप गलत सलत सोच रहे हो, सनातन धर्म के बारे में अच्छे विचार नहीं रखते हो, इसीलिए ऐसा आपके मन में विचार आता है कि हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? और एक और बात बता दूं, भगवान राम का महत्व बीजेपी के हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए, हमें उतनी ही खुशी है मंदिर बनने का जितना पहले था और रहेगा। अयोध्या में अगर बीजेपी हारी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या एक तीर्थ है हमारे लिए और वहाँ के लोग पूजनीय हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीतता है। भारत का ही कोई बेटा जीता है ना, अयोध्या का ही कोई बेटा जीता है, क्या दिक्कत है? कोई विकास का कार्य करना चाहिए, कोई भी जीते। और अगर डिटेल देखेंगे तो जो अयोध्या शहर है वहाँ बीजेपी का एज है, पर जो फैजाबाद पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कम वोट मिले हैं। पर ठीक है, उसका रीजन जो भी हो, पर ये बताने की बात है कि आप सनातन धर्म को और बीजेपी को बराबर कर देते हो, ये आपकी गलती है। आप भी काम करो ना सनातन धर्म के लिए। ये देश जिस प्रकृति में है, जिस संविधान को लेके, लोकतंत्र को लेके चल रहा है, तो सनातन धर्म होने के कारण ही तो चल रहा है। तो आप उसका सम्मान करो ना, वो भी सम्मान करते हैं तो आप भी सम्मान करो। फिर इसकी नौबत नहीं आएगी ना कि मंदिर के उद्घाटन में हम नहीं जाएंगे। मंदिर तो सबका है। तो ये एक मौका था, आप अपने पाप धो लेते। राम सेतु कहते हो कि रामायण काल्पनिक है। तो देखो, अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, हम तो नहीं भूलेंगे आपने जिस प्रकार के काम किए हैं, पर अभी अच्छे काम करके दिखाओ तो सही। अभी भी लोकसभा में ऐसी ही बातें करते हो, जितनी भी बातें मैंने बताई, देश और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलते हो, जज को कुछ भी बोल देते हो, सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी बोल देते हो, इलेक्शन कमीशन को। गलत है ऐसा करना। हमारा यही कहना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस का पूरा गठबंधन है, चाहे बीजेपी का गठबंधन हो, दोनों का प्लान देश का विकास होना चाहिए। वादे भी ऐसे करो जो पूरे कर सको, और वैसे वादों को लेकर चलो। जनता निर्णय लेगी कि किसको जिताना है, और ऐसा हो कि जो जीते देश का भला ही हो। जैसे तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की बात बीजेपी करती है, तभी तो उसकी सरकार बन पाई है। 240 है। कल्पना करो कि अगर 240 के जगह 180 आ जाता बीजेपी को, तो सरकार नहीं बनती। तो उसको मैंडेट मिला है, लोगों ने इसीलिए दिया है कि वो विकास करती है, इसलिए उसको मैंडेट मिला। वो प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और रहेंगे 5 साल। और अगर कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से सनातन धर्म का अपमान करते रहेगी, समाज को तोड़ने की बातें करते रहेगी, मैं बताता हूँ आने वाले 2029 के चुनाव में आपका फिर से 40 से नीचे सीटें चला जाएगा। देश की जनता मूर्ख नहीं। पता है यूपी, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र की जनता को बीजेपी को दंड दे दिया गया है। अगले चुनाव में आप कुछ नहीं कह सकते, दिल पलट जाएगा, कुछ भी नहीं कह सकते। तो अच्छा काम करो, वरना दंड कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा अगर वो इसी प्रकार अफवाह फैलाते रहे, झूठ बोलते रहे, गुमराह करते रहे। तो यही बातें हमें कहनी थी। बस ये देश का विकास हो, जो भी आए, बस यही है। कुछ दुख है कि कुछ सेपरेटिस्ट विचारधारा के लोग भी जीत गए हैं, तो वो बहुत गलत है। कुछ कानून में सुधार होनी चाहिए कि कम से कम कुछ तो फिल्टर रखो यार। अब जो सेपरेटिस्ट विचारधारे वाले लोग हैं वो तो नहीं जीतने चाहिए भाई, कुछ तो करो। जेल से निकाल करके शपथ दिलवाया जा रहा है जिसपे यूएपीए लगा हुआ है, आतंकवाद विरोधी कानून लगा हुआ है, ऐसे लोग शपथ ले रहे हैं। तो कानून में चेंज लाने की ज़रूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की ज़रूरत है। घुसपैठिया जो आ गए हैं उनको भी बाहर करके सुविधाएं जनता को मिले, इसकी ज़रूरत है। ये सब काम होना चाहिए। फिर रोज़गार भी मिलना चाहिए, फैक्ट्री खुलना चाहिए। बिहार के लोग बाहर जाके कमाते हैं, यूपी के लोग, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था बिहार में करो, यूपी में करो, और पूरे भारत का विकास होना चाहिए। और ऐसे फ्रीबीज से बचना चाहिए जिससे आर्थिक रूप से कमज़ोर होता हो देश। तो इन चीज़ों पे काम होना चाहिए।
एक युवा के रूप में, भारत के युवा की आवाज़ के रूप में हम इतना ही कहना चाहेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद।